नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं बीके वर्मा स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल कृष्णा द इलेक्ट्रिशियन में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिशियन थ्योरी। और जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है प्रत्यावर्ती धारा सिद्धांत का। आपने जो पहला पार्ट मैंने अपने YouTube चैनल में अपलोड किया हुआ है उसको आप अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है। तो दोस्तों चलिए हम हमारे चैप्टर में हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रत्यावर्ती धारा सिद्धांत का चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। लास्ट वीडियो में मैंने लास्ट जो टॉपिक बताया था वो बताया था शुद्ध जो हमारा रेजिस्टेंस होता है, जो प्रतिरोध होता है, शुद्ध रेजिस्टेंस प्रतिरोध परिपथ, ठीक है। जिसमें मैंने आपको बताया था कि उसमें धारा और वोल्टेज जो होती है वो इन फेज या इन फेज में होती है। किस में होती है? इन फेज में होती है। इनके बीच का कोण शून्य होता है। उसमें पावर फैक्टर कितना होता है? यूनिटी यानी कि 1 होता है, ठीक है। अब देखिए, अब हम पढ़ते हैं यहाँ पर अगला है हमारा शुद्ध प्रेरकीय परिपथ। प्रेरकीय परिपथ का मतलब ये होता है किसी सर्किट में, जहां किसी सर्किट में कोई चोक या इंडक्टर का मतलब ये होता है कि देखिए देखिए प्रतिरोध कैसा होता है? प्रतिरोध का साइन ऐसा होता है, ठीक है। मैंने बताया था आपको प्रतिरोध का साइन ऐसा होता है। लेकिन यहां बात करेंगे हम इंडक्टर की, ठीक है, प्रेरक की। जब किसी परिपथ में प्रेरक या चोक विद्यमान होता है, सिर्फ प्रेरक या चोक विद्यमान होता है, वो परिपथ कौन सा होता है? मेरा प्रेरकीय, शुद्ध प्रेरकीय परिपथ, ठीक है। यहाँ पर प्योर इंडक्टिव सर्किट बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्योर इंडक्टिव सर्किट। देखिए, उसमें हमारी धारा और वोल्टेज इन फेज में था, लेकिन इसमें नहीं होता है। इसमें जो हमारी धारा होती है वो 90 डिग्री पिछड़ जाती है। किससे? वोल्टेज से, ठीक है। 90 डिग्री वोल्टेज से पश्चगामी होती है, ठीक है। कैसे होती है देखिए, मैं आपको बताता हूँ। शुद्ध प्रेरकीय परिपथ में जो धारा होती है वोल्टेज से 90 डिग्री पिछड़ जाती है। उस परिपथ को हम बोलते हैं शुद्ध प्रेरकीय परिपथ, ठीक है। देखिए कैसे पिछड़ती है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ग्राफ में अपन समझ लेते हैं। देखिए, ये हमारा जो है, यहाँ से हमारा वोल्टेज या धारा, ये दोनों ग्राफ है। यहाँ पर देखिए वोल्टेज और धारा का है, ये समय के सापेक्ष होता है हमेशा, ठीक है। देखना आप यहाँ पर देखिए, जब मेरी वोल्टेज यहाँ अधिकतम मान जब प्राप्त करेगी, शिखर मान प्राप्त किया, इसका मतलब यहाँ पर ये पहुंचेगी। यहाँ पर देखिए 90 डिग्री बता रहा था मैं आपको। जब ये अपने शिखर मान पर वोल्टेज पहुंचेगी, उसके बाद यहाँ से मेरी धारा चलना प्रारंभ होगी। यानी कि बहुत ज्यादा देर बाद मेरी धारा यहाँ पर चलना स्टार्ट होगी, ठीक है। जब तक देखिए शिखर मान पर पहले वोल्टेज पहुंच गया, धारा बाद में जब यहाँ पर बनता है इनके बीच में 90 डिग्री का कोण। कितना बनता है? 90 डिग्री। क्वाड्रेचर राशियां होती हैं, ये देखिए 90 डिग्री कोण बन गया। यानी कि जब वोल्टेज जो होता है अपने शिखर मान पर पहुंचता है, ठीक है, उसके बाद हमारी धारा यहाँ से चलना स्टार्ट होती है। ये क्यों होता है, किस कारण होता है, ये भी आप समझ लीजिए। देखिए, जो प्रेरकीय परिपथ होता है इसमें मैग्नेटिक फील्ड जारी होती है। क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड भी उत्पन्न होती है, ठीक है। जब यहां से मैं आरोपित विद्युत वाहक बल, जो मेरा विद्युत वाहक बल या वोल्टेज है, वो जब चलना प्रारंभ करता है तो उसी समय एक बैक ईएमएफ, ठीक है, एक और विरोधी ईएमएफ। कौन सा ईएमएफ? विरोधी ईएमएफ पैदा हो जाता है, जो धारा का विरोध करता है। यानी कि जो आरोपित वोल्टेज तो ठीक है, आरोपित विद्युत वाहक बल तो ठीक है, जैसे ही मैं आरोपित विद्युत वाहक बल और धारा को एक साथ छोड़ूंगा, तो जैसे ही वोल्टेज मेरा आगे पहुंचेगा, उस साइड से एक बैक ईएमएफ भी पैदा होगा, जो इस धारा का विरोध करेगा, इसको आने नहीं देगा, इसको आगे बढ़ने नहीं देगा। इसीलिए ये धारा पिछड़ जाती है। किसके कारण? विरोधी विद्युत वाहक बल के कारण। देखिए, यहां पर जैसे ही मेरा शिखर मान पर ये आरोपित वोल्टेज पहुंचता है, तो यहां पर फिर धीरे धीरे क्या होता है, ये मेरा वोल्टेज नीचे स्तर पे आता है, ठीक है, न्यूनतम मान को हासिल करता है। उससे पहले जब ये शिखर मान पर पहुंचता है और जैसे ही नीचे आने को होता है, अब मेरा करंट यहाँ पर जो विद्युत धारा होती है वो मेरी वेव करने लगती है। लेकिन यहाँ पर जैसे ही आरोपित विद्युत वाहक बल मैं आरोपित करता हूं, एक बैक ईएमएफ पैदा होता है, उसी को हम कहते हैं बैक ईएमएफ, ठीक है। आपने पढ़ा होगा विरोधी विद्युत वाहक बल। तो कुल मिला के प्रेरकीय परिपथ का मतलब ये होता है कि किसी परिपथ में विद्युत धारा के मान में हो रहे परिवर्तनों का विरोध किया जाता है, ठीक है। विद्युत धारा के मान में हो रहे परिवर्तनों का विरोध किया जाता है, उसको क्या कहते हैं हम? शुद्ध प्रेरकीय परिपथ कहते हैं। इसमें हमारी धारा जो होती है वो वोल्टेज से 90 डिग्री पिछड़ जाती है, ठीक है।
यानी कि पश्चगामी होती है। तो यहाँ पर पावर फैक्टर का मान भी 1 से कम ही होता है। कितना होता है? 1 से हमेशा कम ही होता है। ठीक है, 1 से कम होगा यहाँ पर पावर फैक्टर, क्योंकि यहाँ पर धारा पश्चगामी है। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर देखिए कुंडली इस प्रकार से होती है ना, इसलिए इसमें मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। वही मैग्नेटिक फील्ड के कारण एक बैक ईएमएफ उत्पन्न होता है जो धारा के मान में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है। उसको बोलते हैं हम इंडक्टिव सर्किट। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर इंडक्टिव सर्किट तो बोल दिया। अब यहाँ पर इसकी देखिए हम धारा की मान की गणना किस प्रकार से करेंगे। देखिए धारा के मान की गणना हम कैसे करेंगे, ओम के नियम के द्वारा ही होता है। देखिए V इक्वल टू आई आर होता है ना। ठीक है, यहाँ पर धारा की वैल्यू क्या करना है। देखिए V RMS, यहाँ पर हम RMS वैल्यू यूज करते हैं। यहाँ पर R की जगह हम क्या यूज करेंगे, X को बॉटम में L, क्या यूज करेंगे, XL। ठीक है, यहाँ पर I की वैल्यू यहाँ पर इस प्रकार निकल आएगी। इसमें शक्ति व्यय शून्य होता है। ठीक है, क्या होता है, पावर हमारी शून्य होती है। क्यों शून्य होती है, देखिए इसलिए शून्य होती है क्योंकि पावर का, देखिए पावर का सूत्र क्या होता है, P इक्वल टू VI cos फाई होता है, cos फाई होता है। देखिए यहाँ पर V इक्वल टू क्या होता है, IR होता है। इस V की जगह में IR इंटू I cos फाई। अब देखिए चूंकि यहाँ शुद्ध प्रेरकी परिपथ है, यानी कि रेजिस्टेंस का मान तो 0 है, R का मान क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पर अगर मैं 0 रख दूंगा तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये पूरा ही 0 हो जाएगा। मतलब शक्ति व्यय 0 क्यों होता है, देखिए यहाँ पर जैसे ही मैंने यहाँ पर देखिए आरोपित विद्युत वाहक बल आरोपित किया तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र के रूप में ऊर्जा एकत्रित हो गई। ठीक है, जैसे ही यहाँ पर ये दूसरे, यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये ऋणात्मक अपने चक्र में पहुंचा तो ये ऊर्जा इसमें वापस चली जाती है। यानी कि इस प्रकार से क्या होता है, ऊर्जा का व्यय यहाँ पर शून्य हो जाता है। ठीक है, तो आप ये समझ गए। यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो शुद्ध प्रेरकी परिपथ होगा उसमें धारा की गणना हम इस प्रकार करेंगे। यहाँ पर x की जगह XL, L का मतलब होता है प्रेरकत्व। ठीक है, प्रेरकत्व शुद्ध प्रेरकी परिपथ में L का मतलब ये होता है। ठीक है, अब देखिए अब ये हो गया शुद्ध प्रेरकी परिपथ। तो इसमें चलिए ये आपको समझ में आया, प्रेरकी परिपथ में धारा जो होती है वोल्टेज से 90 डिग्री पश्चगामी होती है। पावर फैक्टर का मान जो होता है 1 से कम होता है, और पावर जो शक्ति का व्यय होता है वो शून्य होता है। ठीक है, यहाँ पर कुल मिला के धारा के मान में हो रहे परिवर्तन का विरोध किया जाता है शुद्ध प्रेरकी परिपथ में। तो ये हो गया मेरा शुद्ध प्रेरकी परिपथ। मैंने एक शब्द यहाँ पर बोला था प्रेरक या इंडक्टर। देखिए ये जो होता है ना, ये चोक होता है। इसको हम, आपने देखा होगा आपके घरों में ट्यूबलाइट्स वगैरह होती होंगी, अब तो खैर ट्यूबलाइट्स बहुत कम हो गई हैं। इसमें एक चौक लगा रहता है। ठीक है, बीच में एक गोल्ड एक ही चौकोर सी डिब्बी सी लगी रहती है ट्यूबलाइट में, उसी को हम बोलते हैं यहाँ पर इंडक्टर। क्या बोलते हैं, इंडक्टर। ठीक है, यानी कि वो चौक होता है। वो कैसा होता है, देखिए चौक भी कई प्रकार के होते हैं। देखिए यहाँ पर चौक के बारे में थोड़ा सा आप जानकारी ले लीजिए, ये कहाँ पर काम आते हैं और क्यों काम आते हैं। ठीक है, देखिए चौक, प्रेरक। देखिए चौक या प्रेरक उसको बोलते हैं हम, चौक या प्रेरक। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक तो होते हैं वायु वाले, वायु रहित वायु क्रोड वाले, यानी कि कुछ नहीं है, जो हमारा तार होता है, कोई सा भी एक तार होता है, कॉपर का होता है कोई सा भी, उसको हम ऐसे ही लपेट गोल गोल ऐसे लपेट देते हैं, उसको बोलते हैं हम वायु क्रोड वाला प्रेरक। क्या बोलते हैं, वायु क्रोड वाला। इसके अंदर मैं एक क्या करता हूं, लोहे की एक कोर लगा देता हूं। क्या करता हूं, लोहे की एक यहाँ पर कोर लगा दी मैंने, तो ये हो गया मेरा लोह क्रोड वाला। इसी का उपयोग हम यहाँ पर करते हैं, कहाँ, ट्यूबलाइट्स वगैरह में इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग शुद्ध पल्सेंट जो रेक्टिफायर होते हैं हमारे, जो रेक्टिफायर होते हैं, रेक्टिफायर में जो पल्सेंटिंग डीसी मतलब इस प्रकार की डीसी प्राप्त होती है, इस प्रकार की डीसी प्राप्त होती है, वहां पर इसको लगा दिया जाता है। वहां पर जहां इसको लगाते हैं तो हमें वहां पर शुद्ध डीसी प्राप्त होती है। क्यों होती है, क्योंकि अभी मैंने बताया कि यहाँ पर अगर इंडक्टर लगा है तो ये जो अल्टरनेटिंग करंट है इसके मान में जो परिवर्तन होता है इसका विरोध करती है और हमें शुद्ध डीसी यहाँ पर प्राप्त हो जाती है। तो चौक प्रेरक का मतलब ये होता है कि हमें वहां पर हमें यहाँ पर जो धारा के मान में जो परिवर्तन हो रहे हैं ना, उनको रोकना है। ठीक है, उनको रोकने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, तभी जाकर ट्यूबलाइट बंद चालू होती है। ठीक है, वो नहीं होगी, परिवर्तन जो होगा उसको नगण्य करने के लिए यहाँ पर जो वोल्टेज हमारा बैक ईएमएफ जो पैदा होता है उसके कारण ही हमारे विद्युत धारा में परिवर्तन का विरोध होता है। तो यहाँ पर पल्सेंटिंग डीसी को कम करने के लिए, इसकी पल्सेंटिंग रेट है, इसको कम करने के लिए यहाँ पर इंडक्टर, ये चौक वाला जो लोह क्रोड युक्त चौक होता है उसका प्रयोग होता है। रेडियो रिसीवर्स वगैरह में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे
चोक। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना कि ये चोक किस प्रकार के होते हैं। चलिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम प्रेरकत्व के बारे में, इंडक्टेंस। ठीक है, इंडक्टेंस क्या होता है? इंडक्टेंस देखिए, इंडक्टेंस, इंडक्टेंस यानी कि प्रेरकत्व। प्रेरकत्व का मतलब मैंने अभी आपको बताया कि प्रेरकत्व किसी भी जो कोई भी पदार्थ के अंदर या कोई भी उपकरण या कोई भी एक परिपथ है, किसी परिपथ के अंदर धारा के मान में होने वाले परिवर्तन, जो धारा करंट के मान में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है वो होता है प्रेरकत्व। ठीक है, इसका जो मात्रक होता है, इसका मात्रक होता है हेनरी। क्या होता है? हेनरी। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है? हेनरी। इसको हम एल से डिनोट करते हैं, किससे? एल से। ठीक है, ये होता है प्रेरकत्व। धारा कुल मिला के परिभाषा इंडक्टेंस की यही है, प्रेरकत्व की एक ही होती है कि किसी भी सर्किट में, किसी भी परिपथ में जहां पर विद्युत धारा के मान में परिवर्तन, विद्युत धारा के मान में परिवर्तन का विरोध किया जाता है, उसको बोलते हैं हम इंडक्टेंस या प्रेरकत्व। वो विरोध कौन करता है? वो करता है हमारा बैक ईएमएफ। कौन करता है? वो बैक ईएमएफ। यही पैदा होता है तभी जाके धारा के मान में परिवर्तन का विरोध होता है। जो धारा हमारी अल्टरनेटिंग जो धारा होती है उसका विरोध करता है ये बैक ईएमएफ, उसको कहते हैं हम प्रेरकत्व। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो हेनरी, देखिए हेनरी से भी आप समझ लीजिए हेनरी क्या होता है। हेनरी, अगर मान के चलिए यहाँ पर किसी भी सर्किट में अगर 1 वोल्ट का बैक ईएमएफ उत्पन्न हुआ और 1 एम्पियर की धारा में उसने परिवर्तन कर दिया, 1 एम्पियर जो धारा होगी, 1 एम्पियर की धारा में परिवर्तन से अगर 1 वोल्ट का बैक ईएमएफ पैदा होता है तो उसका मान होता है 1 हेनरी। क्या होता है? 1 हेनरी होता है। अगर 1 वोल्ट का विभवांतर पैदा हो और 1 एम्पियर धारा के मान में परिवर्तन हो तो उसका मान होता है 1 हेनरी। ठीक है, हेनरी हमारा प्रेरकत्व को मापने का इकाई होती है, हेनरी। इसमें इसको हम काय में नापते हैं? हेनरी में नापते हैं। तो ये हो गया मेरा इंडक्टेंस और हेनरी, दोनों को आप समझ गए। ये इकाइयां पूछ लेते हैं, इंडक्टेंस की इकाई क्या होती है और हेनरी क्या होता है। 1 वोल्ट का विभवांतर और 1 एम्पियर की धारा में परिवर्तन को हेनरी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए प्रेरकत्व की बात होती है। ठीक है, प्रेरकत्व। अब यहाँ पे आपने हेनरी देखा, ठीक है, उसकी इकाई क्या होती है? हेनरी। ठीक है, अब देखिए प्रेरकत्व को एक सूत्र होता है, प्रेरकत्व को हम एल से डिनोट करते हैं। एल इज इक्वल टू एन फाई बाई आई होता है। ठीक है, इस सूत्र के द्वारा हम प्रेरकत्व का मान ज्ञात कर सकते हैं। अगर हमें यहाँ पर देखिए जो फ्लक्स हो गया, ठीक है, फाई हो गया, उसकी मात्रा प्राप्त हो जाए, ठीक है, या यहाँ पर हमें टर्न्स की संख्या मिले और धारा की मात्रा मिल जाए, तो यहाँ पर हम उसको उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, इस सूत्र का प्रयोग होता है। अब देखिए प्रेरकत्व की बात जहां आती है, प्रेरकत्व हमारा 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, देखिए प्रेरकत्व होते हैं हमारे 2 प्रकार के। देखिए प्रेरकत्व एक तो होता है सेल्फ इंडक्शन, इसको बोलते हैं हम स्वप्रेरण, स्वप्रेरकत्व। ठीक है, स्वप्रेरकत्व। देखिए प्रेरण वो अलग चीज है, ये प्रेरकत्व है। और एक होता है अन्योन्य प्रेरकत्व। ठीक है, क्या होता है? अन्योन्य प्रेरकत्व। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस, इसको बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। देखिए स्वप्रेरण का मतलब क्या होता है? कोई भी ये कुंडली है, ठीक है, किसी भी कुंडली में अगर मैं प्रत्यावर्ती धारा यहाँ पर प्रवाहित करता हूँ, इस कुंडली के अंदर ऐसी प्रवाहित करता हूँ, तो इसके द्वारा जो धारा के मान में, देखिए प्रेरकत्व का मतलब ही होता है धारा के मान में परिवर्तन का विरोध करना। तो यहाँ पे किसी कुंडली के द्वारा वो धारा के मान में होने वाले परिवर्तनों का विरोध करे, ठीक है, उसको बोलते हैं हम सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, या स्व प्रेरकत्व। ठीक है, स्वप्रेरण बोलते हैं। देखिए यहाँ पर इसका ये क्यों होता है? क्योंकि जैसे ही मैं यहाँ पर अल्टरनेटिंग करंट दूंगा, जो मैं आरोपित विद्युत वाहक बल आरोपित करूंगा, तो वही उस साइड से एक बैक ईएमएफ पैदा हो जाता है। ठीक है, विरोधी विद्युत वाहक बल, जिसको मैं क्या बोलूंगा? बैक ईएमएफ कहते हैं, वो पैदा हो जाता है। ठीक है, और देखिए यहाँ पर वो क्या करता है, जो बैक ईएमएफ होता है वो इस धारा के मान में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है। देखिए स्वप्रेरकत्व का सूत्र होता है यहाँ पर, देखिए E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। देखिए यहाँ पर क्या क्या, ये तो हो गया मेरा आरोपित विद्युत वाहक बल, ठीक है, एल हो गया मेरा प्रेरकत्व जिसका मात्रक क्या है? हेनरी। डी आई बाई डी टी हो गया मेरा धारा के मान में होने वाला परिवर्तन। देखिए माइनस चिन्ह यहाँ पर क्यों लगाया गया है? माइनस चिन्ह यहाँ पर इसलिए लगाया गया है माइनस एल डी आई बाई डी टी में, स्वप्रेरकत्व में, क्योंकि जो आरोपित विद्युत वाहक बल है
जो आरोपित विद्युत वाहक बल की दिशा बेक ईएमएफ विरोधी विद्युत वाहक बल की दिशा के विपरीत होती है। अच्छा, ये जो बेक ईएमएफ होता है ये हमेशा के लिए नहीं होता, ठीक है, ये हमेशा के लिए नहीं होता, ये जब तक होता है जब तक कि परिवर्तन चालू रहता है, हमारा धारा के मान में परिवर्तन होता है या आरोपी विद्युत वाहक बल होता है, तभी तक ये विद्यमान होता है, इसके बाद में बेक ईएमएफ समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए माइनस चिन्ह क्या दर्शाता है कि आरोपित विद्युत वाहक बल की दिशा विरोधी विद्युत वाहक बल की दिशा के विपरीत होती है। एक होता है मेरा अन्योन्य प्रेरण, देखिए यहाँ पर सेल्फ इंडक्टेंस हो गया। अब अन्योन्य प्रेरण क्या होगा, देखिए अन्योन्य का मतलब होता है दो कुंडलियां हैं, ठीक है, कितनी कुंडलियां हैं, दो कुंडलियां, तो सीधी सी बात है दो कुंडलियों के द्वारा, ठीक है, यहाँ पर मैंने एसी करंट दिया, दो कुंडलियों में आरोपित विद्युत वाहक बल जैसे ही मैंने दिया तो उसके मान में धारा के मान में परिवर्तन का विरोध कर रहा है बेक ईएमएफ, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे अन्योन्य प्रेरण, दो कुंडलियों के द्वारा, सीधी बात है, उसमें एक कुंडली था स्वप्रेरकत्व में, इसमें दो कुंडलियों के द्वारा धारा के मान में हो रहे परिवर्तन का विरोध अन्योन्य प्रेरकत्व कहलाता है। ठीक है, देखिए दो कुंडली, ये कुंडली L1 हो गई, ये कुंडली L2 हो गई। अब इसका सूत्र देख लीजिए, इसका सूत्र होता है M इजिकल टू अंडर रूट में L1 इंटू L2, इसके माध्यम से हम अन्योन्य प्रेरकत्व की गणना करते हैं। ठीक है, ये पहली कुंडली का प्रेरकत्व, दूसरी कुंडली का प्रेरकत्व, M यानी अन्योन्य प्रेरण। ठीक है, तो ये हो गया अन्योन्य प्रेरकत्व। तो आपको समझ में आया प्रेरकत्व में स्वप्रेरकत्व, ठीक है, स्वप्रेरकत्व का यहाँ पे वो बना देता हूं मैं माइनस एन डी आई बाई डी टी, ये दोनों सूत्र आपको याद रखना है। ठीक है, डी आई ये माइनस एन डी आई बाई डी टी एम एल वन डॉट एल टू, ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर ये चीज याद रखना, ये एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछते हैं। ठीक है, इनके सूत्र पूछ लेंगे। तो ये हो गया मेरा प्रेरक। अब हम बात कर लेते हैं प्रेरकी प्रतिघात की। ठीक है, प्रेरकी प्रतिघात की। देखिए प्रेरकी प्रतिघात क्या होता है मेरा, ठीक है, देखिए यहाँ पर हम जानते हैं कोई भी परिपथ है, ठीक है, कोई भी परिपथ है, कोई भी कुंडलित परिपथ है, उसमें प्रेरक विद्यमान होता है। ठीक है, प्रेरक विद्यमान होता है जो कि धारा के मान में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है। ठीक है, जो कि धारा के मान में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है। तो सीधी सी इसकी परिभाषा ये है, देखिए प्रेरकीय प्रतिघात, ठीक है, इसकी परिभाषा सीधी सीधी ये है कि किसी भी कुंडली द्वारा धारा के मान में परिवर्तन का विरोध, जो कुल विरोध किया जाता है उसको बोलते हैं हम प्रेरकीय प्रतिघात। ठीक है, प्रेरकीय प्रतिघात को हम एक्स एल से डिनोट करते हैं। ठीक है, एक्स से एल से डिनोट करते हैं। अच्छा ये बताइए, चलिए यहाँ तो मैं एसी दे रहा हूं इसमें, ठीक है, अगर मैंने इसमें गलती से डीसी प्रवाहित कर दी तो क्या होगा, अगर इस परिपथ में प्रेरकी परिपथ में मैंने डीसी प्रवाहित कर दी तो देखिए यहाँ पर जैसे ही मैं डीसी प्रवाहित करूंगा तो मेरे प्रेरकीय प्रतिघात का मान शून्य हो जाएगा। ठीक है, शून्य हो जाएगा, प्रेरकी प्रतिबाधा प्रेरकी प्रतिघात का मान शून्य हो जाएगा, बेक ईएमएफ का मान शून्य हो जाएगा और इसमें से डीसी आसानी से इस पार से उस पार निकल जाएगी। इसलिए मैंने आपको बताया था जो रेक्टिफायर होते हैं मेरे, ठीक है, जो रेक्टिफायर होते हैं उनमें यहाँ पर देखिए इस प्रकार से ये यूज कर, मैंने बताया था आपको क्रोड़ युक्त जो प्रेरक होते हैं वो उपयोग करते हैं, क्योंकि जो पल्सेंटिंग डीसी होती है उसको शुद्ध डीसी में बदलने के लिए यहाँ पर क्रोड़ युक्त प्रेरक का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर अगर मैं एसी की जगह यहाँ पर अगर मैंने डीसी इसमें सप्लाई दे दी तो इसके प्रतिघात का मान यहाँ पर शून्य हो जाएगा, प्रेरकत्व का मान शून्य हो जाएगा और इसमें से डीसी बहुत आसानी से गुजर सकती है। ठीक है, प्रेरकी प्रतिघात कम होने का अर्थ हो गया धारा के मान में परिवर्तन खत्म हो जाएगा। जैसे धारा के मान में परिवर्तन खत्म हुआ इसमें से डीसी आसानी से इस पार से उस पार निकल जाएगी। तो देखिए यहाँ पर जो प्रेरकी प्रतिघात होता है उसका सूत्र होता है एक्सएल इजिकल टू 2 पाई एफ एल। देखिए 2 पाई जो होता है वो एक स्थिरांक होता है। ठीक है, एफ हो गया यहाँ पर मेरा फ्रीक्वेंसी हो गई, ठीक है, धारा की फ्रीक्वेंसी हो गई, एल हो गया मेरा प्रेरकत्व, ठीक है, और एक्सएल हो गया प्रेरकी प्रतिघात। तो एक्सएल बराबर पर 2 पाई एफ एल, ये प्रेरकी प्रतिघात को ज्ञात करने का सूत्र है। अगर क्वेश्चन अगर आ जाए, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग अगर क्वेश्चन पूछ ले, इस पे डिपेंडेबल क्वेश्चन कोई पूछ ले तो आपको एक्सएल इजिकल टू 2 पाई एफ एल यहाँ पर सूत्र का मान रख के आपको वहां पर आंसर आ जाएगा। तो ये होता है प्रेरकी प्रतिघात। ठीक है, चलिए अब इसमें थोड़ा सा हम और आगे देख लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा, देखिए रजिस्टेंस का जो हमने पढ़ा था, रजिस्टेंस के संयोजन हमने पढ़े थे। ठीक है, कितने प्रकार से संयोजन होते हैं, श्रेणी और समांतर, दो प्रकार से इनके संयोजन होते हैं।
ठीक है, रेजिस्टेंस के पढ़े थे हमने। देखिए वहां पे जब मैंने शुद्ध धारित्री परिपथ पर पढ़ाया था तो वहां पे मैंने संयोजन इसलिए नहीं बताया क्योंकि इससे पहले की जो वीडियो हमने पढ़ी है, जो चुंबकीय पद हमने पढ़े हैं, उसमें मैंने आपको रेजिस्टेंस के श्रेणी समांतर पद पढ़ाए हैं। तो देखिए रेजिस्टेंस, यहाँ पर देखिए रेजिस्टेंस का जो रेजिस्टेंस जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध का श्रेणी क्रम संयोजन कैसा होता है, R इजिकल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। ठीक है, समांतर वाला कैसा होता है सूत्र, 1 अपान R इजिकल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। हम बात कर रहे हैं प्रेरक की, किसकी, प्रेरकत्व की। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो प्रेरकत्व होते हैं, ठीक है, जो प्रेरकत्व होते हैं उनका संयोजन कैसे होता है, ये प्रतिरोध हो गया, ये मेरा प्रेरकत्व हो गए। यहाँ पे देखिए सेम प्रतिरोध के समान ही इनका संयोजन श्रेणी और समांतर में किया जाता है। R की जगह यहाँ पर L डिनोट, L इजिकल टू L1 प्लस L2 प्लस L3 और 1 अपान L इजिकल टू 1 अपान L1 प्लस 1 अपान L2 प्लस 1 अपान L3। सेम यहाँ पर जैसे प्रतिरोध को इस प्रकार से श्रेणी क्रम में हम जोड़ते हैं, ठीक है, और यहाँ पर इनको समांतर क्रम में कुछ इस प्रकार जोड़ते हैं। सेम इसी प्रकार प्रेरकत्व को भी यहाँ पर इसी प्रकार श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और यहाँ पर समांतर क्रम में सेम जैसे हम प्रतिरोध को जोड़ते हैं उसी प्रकार प्रेरकत्व को भी जोड़ा जाता है। ठीक है, L1 L2 L3 L1 L2 L3। ठीक है, इनमें कुछ भी अंतर नहीं है। प्रतिरोध और प्रेरकत्व दोनों का ही अगर संयोजन अगर परिपथ में पूछ ले या उनका संयोजन पूछ ले तो दोनों का ही एक जैसा ही संयोजन होता है। श्रेणी क्रम में इसी प्रकार इसको जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में इसी प्रकार इसको जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में इस प्रकार और इसको भी समांतर क्रम में इसी प्रकार जोड़ा जाता है। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं यहाँ पर आगे। देखिए जहां पर यहाँ आवेशों की बात होगी वहां पर कूलाम का नियम आता है। क्या आता है, कूलाम का नियम आता है। कूलाम का नियम नहीं, कूलाम के नियम, क्योंकि कूलाम का एक नियम नहीं है, कूलाम के कितने नियम है, 2, जो कि स्थिर वैद्युतिकी पर डिपेंड करते हैं। स्थिर वैद्युतिक मतलब आवेश। ठीक है, आवेश। देखिए मैंने प्रेरकत्व की बात की थी, प्रेरकत्व का मतलब ये होता है, देखिए यहाँ पर जब मैंने आवेश की बात कर ली तो यहाँ पर स्थिर आवेश, कौन सा आवेश, स्थिर आवेश, तो स्थिर वैद्युतिकी की बात कर ली मैंने। ठीक है, जैसे मान लीजिए जो मेरा चौक होता है या कंडेंसर होता है वो क्या है, स्थिर आवेश के रूप में उसको देखिए, तो कंडेंसर होता है उसमें 2 इस प्रकार से पत्तियां होती है, यहाँ पर परावैद्युत पदार्थ भरा होता है। ठीक है, इंसुलेटर द्वारा कोई किसी प्रकार के, यहाँ पर प्लस ऋण आवेश और धन आवेश यहाँ पर होता है, तो ये होता है स्थिर वैद्युत, वो मैं आगे पढ़ाऊंगा कंडेंसर आपको। तो आवेश के आधार पर कूलाम ने 2 नियम दिए थे। ठीक है, एक होता है मेरा धनावेश, कौन सा होता है, धनावेश, एक होता है ऋण आवेश, कौन सा होता है, ऋण आवेश। ठीक है, यहां लिख देता हूं मैं कूलाम के नियम। देखिए आप यही समझना कूलाम के नियम दोनों। ठीक है, देखिए सबसे पहला नियम जो कूलाम ने दिया था वो यह दिया था कि धन इकाई 2 समान आवेश यानी प्लस प्लस 2 समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, यानी एक दूसरे से दूर हटते हैं। क्या हटते हैं, एक दूसरे से दूर हटते हैं। ठीक है, और जो असमान आवेश होते हैं, जो असमान आवेश होते हैं वो एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ये कूलाम का प्रथम नियम, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये हो गया पहला नियम। दूसरा नियम देखिए, दूसरा नियम मैं आपको बताता हूं इन्हीं आवेशों में। पहला नियम तो ये हो गया। दूसरा नियम, किन्हीं भी दो आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल, किन्हीं भी 2 आवेश, धन आवेश ऋण आवेश, इन दोनों के मध्य लगने वाले बल यानी कि F, ये मान के चलिए Q1 आवेश है, ये Q2 आवेश है। किन्हीं भी 2 आवेशों के मध्य लगने वाला बल F उन आवेशों की सामर्थ्य Q1 Q2 के समानुपाती होता है। ठीक है, Q1 और Q2 के समानुपाती होता है तथा उनके मध्य लगने वाला बल उनके बीच की दूरी यानी कि D के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है तथा उन आवेशों की प्रकृति पर निर्भर करता है जिसको हम K बोलते हैं। ठीक है, स्थिरांक होता है, ये नियतांक होता है। तो इन दोनों सूत्रों को अगर मैं मिला दूं तो मेरा सूत्र यहां पर बनता है F समानुपाती अनुक्रमानुपाती
Q1 Q2 डिवाइड बाय डी स्क्वायर, ये मेरा कूलाम का द्वितीय नियम है। यहां पर अगर मैं यहाँ पे अनुक्रमानुपाती का निशान हटाता हूं तो k स्थिरांक लगा दूंगा और Q1 Q2 बाय डी स्क्वायर। यहां पर देखिए, यहां पर इस स्थिरांक का भी बहुत ज्यादा महत्व होता है। ये निर्वात में और वायु के सापेक्ष अलग अलग मान इसका होता है, वो मैं आपको अभी बता दूंगा। ठीक है, तो ये हो गया मेरा कूलाम का प्रथम नियम। क्या हो गया? समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, असमान आवेश एक दूसरे के पास में आते हैं। ये हो गया पहला नियम। दूसरा नियम हो गया कि किन्हीं भी दो इकाई आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल है वो उनके जो जो दोनों आवेश हैं उन दोनों आवेशों के सामर्थ्य के गुणनफल के समानुपाती होता है। ठीक है, उन दोनों आवेशों के जो दूरी होती है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो ये हो गया मेरा कूलाम का नियम। इन दोनों नियम को आपको अच्छे से याद करना है, इसको आपको समझना है कि ये क्या बोलना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है। समझ के उदाहरण इसमें कई न्यूमेरिकल दिए हुए हैं, उनमें आप मान रख रख के इसको ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने स्थिरांक बताया था आपको, ये जो यहाँ पे होता है k। ठीक है, ये स्थिरांक क्या होता है? देखिए, निर्वात में विद्युतशीलता होती है इन आवेशों की। देखिए यहाँ पर k का मान देखिए स्थिरांक माना जाता है यहाँ पर 1/4 पाई समेशन 0। ठीक है, E0। अब यहाँ पर देखिए E0 का जो यहाँ पे मान है, ये समेशन 0 का मान है, ये निर्वात में जो विद्युतशीलता का मान होता है वो होता है 8854 इंटू 10 की पावर -12 फेरेट प्रति मीटर। ठीक है, ये होती है निर्वात में विद्युतशीलता। क्या होती है? निर्वात में विद्युतशीलता होती है। ये E0 लिखा है यहाँ पर, जो समेशन 0 लिखा है ये 8854 इंटू 10 की पावर -12 फेरेट प्रति मीटर, ये होता है यहाँ पर स्थिरांक। ठीक है, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि वहां जो बल है वो कितने आवेश, वो कितना बल उसमें लग रहा है, कितनी दूरी है, क्या है, ये सब इस स्थिरांक पर ही डिपेंड करता है। ठीक है, अब यहाँ पर 10 की पावर -12 लिखा है, मतलब 8854 के बटे में कितना है यहाँ पर 10 की घात 12 है। ठीक है, अब आप इसको समझ लीजिएगा अच्छे से। तो ये हो गए हमारे कूलाम के। यहाँ पर देखिए एक चीज और आप थोड़ा ध्यान रख लीजिए, यहाँ पर देखिए कूलाम, देखिए कूलाम क्या होता है। अब यहाँ पे कूलाम समझ लीजिए। देखिए कूलाम क्या है? एक यूनिट है, एक इकाई है। वैज्ञानिक जो कूलाम थे उन्होंने नियम दिए थे, तो उन्हीं के नाम पे ये यूनिट्स यहाँ पर बन गई थी। तो यूनिट्स कैसी बन गई? देखिए एक कूलाम बराबर क्या होता है, अगर जैसे एम्पियर हो गया तो एक एम्पियर बराबर आपको मैं बताया था क्या होता है। यहाँ पर एक कूलाम देख लीजिए, एक कूलाम का मतलब क्या होता है? अगर मान के चलिए दो आवेश, यहाँ पर धनावेश और एक ऋण आवेश यहाँ पर रखे हुए हैं और इनके बीच की दूरी अगर 1 मीटर है, कितनी दूरी है बीच की दूरी? 1 मीटर है, तो इनके बीच में जो बल लगेगा वो बल कितना लगेगा? 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन। ठीक है, कितना लगेगा? 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन का यहाँ पर बल लगेगा, तब जाके उसको बोलेंगे हम एक कूलाम आवेश बोलते हैं। एक कूलाम आवेश यानी कि निर्वात में रखे हुए कहीं भी ये दो आवेश रखे हुए हैं, इनके बीच की दूरी अगर 1 मीटर है और इनके बीच में 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन का बल लगाया जाता है, तो उसे हम एक कूलाम आवेश कहते हैं। ये यूनिट, ये डिजिट आप याद रखना, ये जो नंबर्स हैं ये आपको याद रखना होगा। ये एग्जाम में पूछ सकता है कि एक कूलाम आवेश में कितना बल लगाया जाता है, तो 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन बल लगाया जाता है। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो अब हमने पढ़ लिया यहाँ पर प्रेरकी प्रतिघात भी पढ़ लिया, ठीक है, और यहाँ पर हमने प्रेरकत्व भी पढ़ लिया, हेनरी पढ़ लिया, ठीक है, और कूलाम भी हमने यहाँ पर पढ़ चुके हैं। कूलाम आवेश, कूलाम क्या होता है। अब हम पढ़ते हैं थोड़ा सा डिफरेंट, धारिता। देखिए धारिता एक ऐसी चीज होती है जो प्रेरकत्व के सीधी उल्टी होती है। ठीक है, क्या होती है? सीधी उल्टी। देखिए प्रेरकी प्रतिरोध, प्रेरकत्व में क्या होता है? प्रेरकत्व में, ये आप ध्यान रखना जो बता रहा हूं, प्रेरकत्व में देखिए वोल्टेज, और यहां पर मैं लिखता हूं करंट। वोल्टेज क्या होता है? लीड करता है। करंट क्या होता है? लेग करता है। ठीक है, वोल्टेज क्या होता है? लीड करता है। करंट क्या होता है? लेग करता है। बट धारिता में, ठीक है, कैपेसिटेंस में ऐसा नहीं होता। वोल्टेज जो होता है वो लेग करता है, जो करंट होता है वो लीड करता है। ठीक है,
यानी कि प्रेरकत्व क्या होता है, जो करंट के मानों में हो रहे परिवर्तनों का विरोध करता है। बट धारिता कैपेसिटेंस जो होती है वो होती है वोल्टेज के मानों में हो रहे परिवर्तनों का विरोध करती है, इसीलिए धारा इसमें आगे निकल जाती है। ठीक है, चलिए ये आप ध्यान रखना इस चीज का। मैं धारिता बता रहा हूं, धारिता की एक परिभाषा और होती है। देखिए धारिता कैपेसिटेंस किन्हीं किसी किसी अचालक पदार्थ के द्वारा, देखिए किसी अचालक पदार्थ के द्वारा, है ना, परावैद्युत पदार्थ होते हैं उसके द्वारा, यहां पर देखिए पदार्थ द्वारा आवेशों को इकट्ठा करना। देखिए यहाँ धन आवेश हो गया, ऋणावेश, आवेशों को एकत्रित करने की क्षमता क्या कहलाती है, धारिता कहलाती है। क्या कहलाती है, धारिता कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है, धारिता। किसी किन्हीं भी, देखिए किसी अचालक पदार्थ के द्वारा, अचालक पदार्थ द्वारा आवेशों का संग्रहण, आवेशों का संग्रहण या आवेशों को एकत्रित करने की क्षमता, क्षमता धारिता कहलाती है। क्षमता क्या कहलाती है, धारिता कहलाती है। और ये जो युक्ति आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं हम क्या, संधारित्र। क्या बोलते हैं, संधारित्र, या कंडेंसर बोलते हो ना अपन, कंडेंसर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कंडेंसर भी बोलते हैं। कंडेंसर जो हम ट्यूबलाइट्स वगैरह में, पंखे में लगाते हैं ना कंडेंसर, वो यही होता है। जैसे ही इन दोनों तारों को हम टच करते हैं तो फट की आवाज आती है, क्योंकि उसके अंदर आवेश एकत्रित हो चुके होते हैं। तो ठीक है, धारिता क्या होती है, एक परिभाषा मैंने आपको वो बताई। एक परिभाषा ये है कि आप किन्हीं भी अचालक पदार्थों के द्वारा बीच में ये दो पत्तियां धात्विक पत्तियों में आवेश को इकट्ठा करने की क्षमता क्या कहलाती है, धारिता कहलाती है। दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं कि किसी भी प्रत्यावर्ती परिपथ में धारा के द्वारा वोल्टेज के मानों में हो रहे परिवर्तन का विरोध करना क्या कहलाता है, धारिता कहलाता है। मतलब ये करंट का साथ देती है। जो कंडेंसर होता है वो किसका साथ देता है, धारा का साथ देता है, धारा को आगे बढ़ाता है। ठीक है, लेकिन प्रेरकत्व तो क्या होता है, जो कुंडली होती है वो वोल्टेज का साथ देता है, वो वोल्टेज को आगे बढ़ाता है। ठीक है, तो धारिता, देखिए धारिता यहाँ पर परिभाषा हो गई, दोनों आप समझ गए। धारिता किन किन चीजों पर डिपेंड करती है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए धारिता सबसे पहले होती है प्लेटों के क्षेत्रफल के समानुपाती। ये जो प्लेट दिख रही है आपको, इन प्लेटों के जो क्षेत्रफल होगा, इन क्षेत्रफलों के समानुपाती होगी। यानी प्लेटों का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा धारिता भी उतनी अधिक होगी। दूसरा, प्लेटों के बीच की, देखिए जो प्लेट है, प्लेटों के थिकनेस, किसके, थिकनेस यानी मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती। अगर इन चालक पत्तियों को या इन धातु की इन पत्तियों को, प्लेटों को अगर मैं मोटा कर दूं तो मेरी धारिता यहाँ पर कम हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया। दूसरा, प्लेटों की संख्या पर, किस पर, प्लेटों की संख्या पर, प्लेटों की संख्या के समानुपाती होता है। प्लेटों की संख्या जितनी अधिक होगी धारिता उतनी अधिक यहाँ पर होगी। चौथा, इस प्लेटों की प्रकृति, पदार्थ की प्रकृति, यानी वो नियतांक जो मैंने आपको बताया था, स्थिरांक। ठीक है, विद्युतशीलता का स्थिरांक जो के मैंने बताया था आपको, उसके समानुपाती होता है। तो इन सभी को मिला देने पर मेरा सूत्र क्या बनेगा, सी, ये बना समान अनुक्रमानुपाती के ए। ठीक है, कोष्टक में n-1 जो अपॉन में था, तो अपॉन में क्या हो जाएगा, ये टी। ठीक है, ये हो गया मेरा कैपेसिटेंस या धारिता निकालने का सूत्र हो गया। यहाँ पर के की वैल्यू देखिए, यहाँ पर के की वैल्यू हम वही रखेंगे 8.85 इंटू 10 की पावर -12 ये रख देंगे। ठीक है, क्योंकि निर्वात में देखिए, अगर निर्वात है तो निर्वात में के का मान इकाई होता है। कितना होता है, के का मान इकाई भी होता है। अगर वो पूछ ले निर्वात में धारिता, तो के का मान कितना रखना है, हमें 1 रखना है, क्योंकि निर्वात में के का मान, ये स्थिरांक का मान जो विद्युतशीलता की स्थिरांक होता है, इसका मान 1 होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका धारिता। ठीक है, धारिता क्या परिभाषा मैंने आपको बता दी। संधारित्र ये युक्ति जो कहलाती है वो कंडेंसर कहलाती है। क्षेत्रफल के समानुपाती होती है धारिता। ठीक है, उसकी जो थिकनेस, जो टी का मतलब समय नहीं है, टी का नाम मतलब थिकनेस, उसकी मोटाई के समानुपाती होती है। प्लेटों की संख्या n-1 प्लेटों की संख्या के समानुपात होता है। और जो उसका परावैद्युत पदार्थ है, जो पदार्थ है उसके समानुपात में होता है। ठीक है,
ये विद्युतशीलता का मान स्थिरांक होता है, इसका मान जो निर्वात में होता है 1 होता है। अगर वैसे बिना निर्वात के हम इसका मान देखें तो 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12 होता है। ठीक है, तो ये होती है हमारी कैपेसिटेंस धारिता, जो हमारी धारा को लीड कराती है। ठीक है, जहां पे कैपेसिटर या कंडेंसर लगा होता है वहां पे पावर फैक्टर का मान यूनिट 1 से मतलब 1 यूनिट ही होता है या 1 से अधिक ही होता है। ठीक है, पावर फैक्टर को बढ़ाने के लिए कंडेंसर ही लगाए जाते हैं। कहीं भी कहीं बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं जहां पर इंडक्टर, देखिए तीन प्रकार के सर्किट हम लोग यूज करते हैं। एक करते हैं प्रतिरोध वाले, ठीक है, डायरेक्ट प्रतिरोध वाले यूज करते हैं, जैसे कि मान ले बल्ब हो गया। ठीक है, दूसरा हम यहाँ पर इंडक्टिव सर्किट भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, इंडक्टिव सर्किट प्रयोग करते हैं, जैसे पंखे हो गए। ठीक है, इस प्रकार से। और एक करते हैं हम लोग कैपेसिटिव वाला। ठीक है, कैपेसिटिव सर्किट प्रयोग करते हैं, जो कंडेंसर वगैरह हो गए। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के सर्किट होते हैं। देखिए, इसमें तो हमारा पावर फैक्टर यूनिटी होता है, इन फेज में होता है। ठीक है, इसमें हमारा धारा पीछे होती है, वोल्टेज आगे होता है। इसमें हमारी धारा आगे होती है, वोल्टेज पीछे होता है। ठीक है, तो 3 प्रकार के सर्किट हम लोग यूज करते हैं। तो मैं बता रहा था आपको, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं उनमें क्या होता है, पावर फैक्टर बहुत ज्यादा मैनेज करना पड़ता है। ठीक है, क्यों करना पड़ता है, क्योंकि पावर फैक्टर अगर यूनिटी नहीं होगा, अगर मान ले लीड यहाँ पे जो धारा है वो अगर लेग करेगी, वोल्टेज का मान, बैक ईएमएफ का मान ज्यादा होगा, तो वहां पे लॉस बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, उनका बिल भी ज्यादा आता है, उन पर सरचार्ज भी ज्यादा लगता है। इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, जो समांतर क्रम में क्या करते हैं, जहां भी उनके जो सर्किट होता है, जो मेन पॉइंट होता है, वहां पर वो कंडेंसर लगा देते हैं। ठीक है, लाइन के समांतर में क्या लगा देते हैं, कंडेंसर लगाते हैं, जिससे कि उनकी जो पावर फैक्टर है वो यूनिटी हो या 1 के करीब ही हो, ज्यादा उसमें अंतर ना हो, 0.9 या 1 ही होता है। इसलिए वो कंडेंसर लाइन के समांतर में लगा देते हैं, उनके उपकरणों के समांतर में लगा देते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको धारा को लीड कराना होता है। ठीक है, ये हो गई हमारा कैपेसिटेंस। चलिए, तो इसमें मैंने चर्चा की थी कंडेंसर की। ठीक है, अब हम कंडेंसर समझ लेते हैं कि ये जो होता है कंडेंसर, ये होता क्या है। देखिए, कंडेंसर मतलब मैंने आपको परिभाषा तो इसकी बताई दी है कंडेंसर की। ठीक है, कि कंडेंसर क्या चीज होती है, कि अचालक पदार्थ के द्वारा किन्हीं भी दो चालक पदार्थों में आवेश को एकत्र करने की क्षमता तो कहलाती है क्या, देखिए क्षमता तो कहलाती है क्या, धारिता। ठीक है, लेकिन जो ये युक्ति होती है वो होती है कंडेंसर। क्या होती है, कंडेंसर। देखिए, कंडेंसर कहलाती है, इसको हम काय में नापते हैं, फेरेड में नापते हैं। काय में नापते हैं, फेरेड। इसकी इकाई क्या होती है, फेरेड। अब ये समझ लीजिए कि फेरेड क्या होता है। देखिए, फेरेड का मतलब ये होता है, यदि कोई किसी कंडेंसर में यदि 1 वोल्ट का विभवांतर दिया हो, 1 वोल्ट का ईएमएफ इसमें मैंने दिया हो, और इनमें 1 कूलाम आवेश, कितना, 1 कूलाम आवेश अगर पैदा हो गया इसमें, तो वो होता है मेरा 1 फेरेड। कितना होता है, 1 फेरेड। यानी 1 फेरेड इज इक्वल टू 1 कूलाम बटे 1 वोल्ट। ठीक है, इजिकल टू इसका होता है 9 इंटू 10 की पावर 11 ESU। ये आप मोस्ट IMP याद रखिएगा, 9 इंटू 10 की पावर 11 ESU। एक फेड बराबर होता है अगर किसी भी कंडेंसर में 1 वोल्ट का विभवांतर दिया जाए, जिससे कि उसमें 1 कूलाम आवेश एकत्रित हो सके, है ना, उपपन्न या एकत्रित हो सके, उसको बोलते हैं हम 1 फेरेड। 1 फेरेड इजिकल टू होता है 1 कूलाम बटे 1 वोल्ट, इजिकल टू 9 इंटू 10 की पावर 11 ESU। देखिए, ESU का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ठीक है, ये क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इसका फुल फॉर्म पूछ सकते हैं ESU का। ठीक है, ESU का फुल फॉर्म पूछ सकते हैं। 9 इंटू 1 फेरेड बराबरी पर होता है 9 इंटू 10 की पावर 11 ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। अब देखिए, जो फेरेड होती है, चलिए इसको मिटा देता हूं, ये हो गया, है ना, 1 फेरेड बराबर समझ गए आप क्या होता है 1 फेरेड। देखिए, क्योंकि फेरेड क्या होती है, एक बड़ी इकाई होती है। क्या होती है, फेरेड होती है बड़ी इकाई। क्या होती है, बड़ी इकाई होती है। इसीलिए आपने कभी भी देखा होगा, जो कंडेंसर अगर आप मार्केट से खरीद के लाते हैं तो उस पर कुछ इस प्रकार से लिखा होता है, ±5 म्यू एफ, ऐसा माइक्रोफेड, ±10 म्यू एफ, इस टाइप से देखा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस बड़ी इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, तो ये आप समझ गए फेरेड की, तो फेरेड ना यूज करके हम इसकी छोटी इकाई माइक्रोफेरेड
नैनोफेरेड और पिकोफेरेड उपयोग करते हैं। देखिए किस प्रकार से, ये बड़ी इकाई है तो इसको हम हर कहीं उपयोग नहीं करते, इसकी छोटी इकाइयां उपयोग करते हैं। जैसे 1 माइक्रोफेरेड बराबर 10 की पावर -6 फेरेड होता है। ठीक है, ये आप याद रखना, 1 माइक्रोफेरेड इजिकल टू क्या होता है, 10 की पावर -6 फेरेड। ठीक है, 1 नैनोफेरेड बराबर होता है 10 की पावर -9 फेरेड। ठीक है, 1 पिको इजिकल टू होता है 10 की पावर -12 फेरेड या 10 की पावर -6 माइक्रोफेरेड। ठीक है, ये आप जरूर याद रखना, ये एग्जाम में आपको कंफ्यूज कर सकता है कि 1 पिको फेरेड इजिकल टू 10 की पावर -12 फेरेड या 10 की पावर -6 माइक्रोफेरेड, क्योंकि माइक्रोफेरेड यहाँ जो माइक्रो लगा है म्यू, इसका मतलब भी होता है -6, तो -6 -12 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए -6 माइक्रोफेरेड, 1 माइक्रोफेरेड इजिकल टू 10 की पावर -6 फेरेड, 1 नैनोफेरेड इजिकल टू, देखिए इसको बोलते हैं माइक्रो, क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं माइक्रो, इसको बोलते हैं नैनो। ठीक है, इसको बोलते हैं हम पीको, क्या बोलते हैं, पीको। माइक्रोफेरेड, नैनोफेरेड, पिकोफेरेड। तो माइक्रोफेरेड बराबर होता है 10 की पावर -6 फेरेड, 1 नैनोफेरेड इजिकल टू होता है 10 की पावर -9 फेरेड, 1 पिकोफेरेड बराबर होता है 10 की पावर -12 फेरेड या 10 की पावर -6 माइक्रोफेरेड। ठीक है, तो फेरेड की ये बड़ी इकाई उपयोग ना करके हम इन छोटी छोटी इकाइयों को प्रयोग करते हैं। जैसे अगर मान, ये जो हमारे फैन वगैरह भरते हैं ना जो दुकानों पर, वो बहुत अच्छे से इनकी इकाइयों को जानते हैं। हम तो बोलते हैं पंखे का कंडेंसर दे दो, कूलर का कंडेंसर दे दो, कूलर का ले आते हैं, पंखे का ले आते हैं। ऐसा तो है नहीं कि कूलर का पंखे में लगा देंगे, मोटर का पंखे में लगा देंगे, नहीं। इसीलिए इसकी माइक्रोफेरेड, नैनोफेरेड, पिकोफेरेड की इकाइयां उपयोग की जाती है कि भाई पंखे में कितने माइक्रोफेरेड का लगेगा, +-5 का लगेगा, +-2 का लगेगा। ठीक है, तो वो मतलब ऊपर नीचे प्लस, देखिए उसकी होती है इकाई ऐसे ही। जैसे मान लीजिए वो उसने बोल दिया 10 की पावर -6 सॉरी 2 माइक्रोफेरेड का दे दो, तो प्लस माइनस का मतलब ये होता है +-1 कि वो 2 पे भी कार्य कर सकता है और 3 पर भी कार्य कर सकता है और 1 पर भी कार्य कर सकता है। ठीक है, वो उसकी कैपेसिटी के आधार पे उसके डिपेंड वो करता है। तो ये होता है हमारा क्या, फेरेड। ठीक है, फेरेड की इकाइयां होती है, धारिता मैंने आपको बता ही दिया क्या होती है, ये इन फेरेड्स की इकाइयां होती हैं, ये आपको जरूर याद कर लेना, आप इसको आप नोट कर लेना अच्छे से। ठीक है, चलिए तो ठीक है दोस्तों, अभी के लिए फिर इतना ही, मिलते हैं अपने नए वीडियो में इसी टॉपिक के पार्ट 3 में। ये है हमारा पार्ट 2, ठीक है, प्रत्यय धारा सिद्धांत का। क्योंकि ये चैप्टर बड़ा है इसलिए मुझे इसमें कई पार्ट बनाने पड़ रहे हैं, क्योंकि मुझे आपको समझाना भी है कि कौन चीज कहाँ से है, क्योंकि किसी प्रकार का डाउट मैं नहीं चाहता कि आपके दिमाग में कोई भी डाउट रहे। उसके बाद भी अगर कोई डाउट आपके दिमाग में रहता है तो मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, मैं उसका सॉल्यूशन आपको पर्सनली कमेंट्स करके बता दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय श्री श्याम।